लुई विटॉन वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल लग्जरी फैशन ब्रांड है। इसके सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट लगभग 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ प्लेनेट पर दूसरा सबसे अमीर आदमी है। आज इसकी सफलता को देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि कंपनी की शुरुआत एक ऐसे शख्स ने की थी जो कि बेघर था। जी हाँ, जिसके पास कोई घर नहीं था, अपनी टीनेज ईयर्स के दौरान कोई एजुकेशन नहीं थी और एक जंगल में सोता था। लुई विटॉन की ये एक गरीबी से उठकर अमीर बनने की एक ट्रू स्टोरी है। लेकिन कंपनी एक हॉस्टाइल टेक ओवर, अनगिनत मुकदमों और एक होस्ट से जुड़े कई कंट्रोवर्सीज के साथ ये लुई विटॉन की एक पागलपन भरी कहानी है और कैसे एक छोटे से फैमिली बिजनेस का विकास हुआ वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ब्रांड्स में से एक में। आइए जानते हैं। लुई विटॉन का जन्म 1821 में हुआ था और वह बड़े हुए फ्रांस में अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करते हुए एक छोटे से विलेज में जिसका नाम था अंकी। यहाँ पर ना ही बिजली थी और ना ही बहता पानी था। लुई विटॉन के पिता जेवियर एक मिलर और फार्मर थे, जबकि उनकी मां करीन ने हैट्स बनाई फैमिली में ज्यादा कैश बनाने में मदद करने के लिए। लुई के कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है जो शो करते हों कि उन्होंने कभी एजुकेशन रिसीव्ड की थी। जो सबसे नजदीक स्कूल था जो कि 10 किलोमीटर दूर था उनके विलेज से, और ऐसा माना जाता है कि वह पूरा दिन फैमिली के खेतों में ही काम किया करते थे बिना किसी एजुकेशन पढ़ने और लिखने के। लुई प्राप्त खाना बनाने के लिए हर दिन शाम से सुबह तक खेतों में काम करता, अपनी फैमिली को खाना खिलाने में मदद करने के लिए। देखा जाए तो विटॉन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और यंग लुई एक ऐसी सिचुएशन में पैदा हुआ था जो लाइफ उसे कभी भी ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड नहीं करा सकती थी। फिर सिचुएशन उससे भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लुई की मां की मृत्यु हो जाती है जब वह सिर्फ 10 साल के थे और उसके बाद लुई विटॉन के पिता ने जल्दी से दूसरी शादी कर ली। पर लुई की नई सौतेली मां उसके ऊपर विश्वास नहीं करती थी और उसे पूरी तरह से कंट्रोल करती थी और वह लगातार उससे झगड़ने लगा। जब वह सिर्फ 13 साल का था तब वह घर से भाग गया था पेरिस जाने के प्लान के साथ। घर में किसी को भी बिना बताए आधी रात को बाहर निकल गया। पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, पेरिस उनके गांव से 360 किलोमीटर दूर था और लुइस के पास ना ही पैसा था और ना ही खाने को खाना था। इसलिए लुई कच्ची रोड्स पर चलने के लिए मजबूर था। ज्यादातर रात वह जंगल में ही खाली पेट सोता था और सिर्फ एक छोटी सी चादर उसे गर्म रखती थी। हर बार जब वह एक नए गाँव में भागता तो बदले में वह छोटे मोटे काम करता, खाना खाने और पॉइंट्स के लिए। हालांकि घर में रहने के लिए लुई के पास पैसा नहीं बचता था, इसलिए वह जंगल में और जहां भी उसे रात गुजारने के लिए जगह मिल जाती वहां सो जाता। इन बहुत सी अजीब जॉब्स करने की वजह से लुई के पास कारीगर का काम करने के भी स्किल्स थे और उन्होंने सीखा कि कैसे मेटल, स्टोन, फैब्रिक एंड वुड के साथ कैसे काम किया जाता है। इन अलग अलग स्किल्स होने की वजह से बाद में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन इतने कम पैसे में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा स्लो थी। पेरिस पहुंचने में उन्हें 3 साल का समय लग गया। लुई ने यहाँ पर काम किया लोगों के हिसाब से कस्टमाइज बक्से बनाने का और पैकिंग का। जब भी पेरिस में लोगों ने ट्रिप्स पे जाना होता वे ट्रैवलिंग के लिए अपनी पसंद के बेहतर कस्टमाइज बॉक्स बनवाते। इस जॉब ने उन्हें बहुत से अपर क्लास लोगों से मिलने का मौका दिया जिनको तलाश थी उनकी ट्रैवलिंग के लिए कस्टम मेड लगेज की। लुई ने यहाँ कई सालों तक काम किया, कारीगरी सीखी और जितनी मेहनत वह कर सकता था उतनी कर रहा था। 1851 में फ्रांस के किंग उनके एक कस्टमर बन गए और उनकी बेहतरीन कारीगरी पर ध्यान दिया। उसने उसे अपना पर्सनल बॉक्स मेकर और पैकर नियुक्त किया। बहुत से बॉक्स मेकर्स के लिए ये सबसे बड़ा सामान था जिसे कोई भी अपने करियर में कभी भी अचीव कर सकता है। लुई विटॉन अपने नाम के बिना एक होमलेस टीनेजर था, लेकिन फिर प्रेस्टिजियस जॉब करने लगा रॉयल फैमिली के बीच, जो कि ये उसके अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन लुई विटॉन के पास अपने लिए और भी बड़ा विजन था फ्यूचर के लिए। 33 साल की उम्र में शादी करने के बाद लुई ने अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किया और अपने खुद के प्रोडक्ट्स की सेलिंग शुरू करने के लिए पेरिस में अपनी खुद की बॉक्स बनाने की वर्कशॉप खोली। लुई ने एक दिन लगेज में एक बड़ी खराबी नोटिस की थी। सभी बक्से लेदर के बने थे और गोल गोविंद के आकार का टॉप था ताकि बारिश लगेज के ऊपर से लुढ़क जाए। पर मेजर इशू था कि इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखना इम्पॉसिबल था, इसलिए पैकर्स को एक एक करके बक्सों को ढोना पड़ता था। तो लुई ने डिफरेंट मटेरियल से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और पाया कि कैनवस हल्का, लाइटर, ड्यूरेबल और अधिक वाटर रेजिस्टेंस था, जिसका मतलब था ट्रंक्स के फ्लैट टॉप्स हो सकते हैं। इसने सब कुछ ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। लुई के नए सूटकेस के डिजाइन ने एक नए मॉडर्न लगेज की शुरुआत की थी और अपर क्लास से बेहतरीन कनेक्शन भी बन गए थे। और जब उन्होंने अपने नए लगेज लाइन को लॉन्च किया तो वह इमीडिएटली उनको एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने एक लुई विटॉन कैटलॉग भी बनाया ताकि कस्टमर्स उनके पास मौजूद प्रोडक्ट्स को देख सकें जो अवेलेबल हैं। न्यू सूटकेस बनाने के 2 साल के अंदर उन्हें अमीरों के बीच एक शानदार एक्सेसरी
डिजाइनर माना जाता था, क्योंकि ये बन गया था वेल्थी लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल। ये ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसे दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे थे, यहाँ तक कि उसे इजिप्ट के दूर दराज के रॉयल फैमिली से भी ऑर्डर मिलने लगे। 1859 में लुई ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था कि उसने कारीगर की टीम हायर की ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। उन्होंने 20 एम्प्लॉयज को हायर किया अपनी पेरिस के बाहर बनाई नई वर्कशॉप के लिए। उस समय के आसपास अधिक से अधिक लोग ट्रैवल करने लगे थे ट्रेन और शिप से, जिसकी वजह से लुई के पोटेंशियल कस्टमर तेजी से इंक्रीज हो गए। अब बस ट्रैवलिंग रिच लोगों की कोई हॉबी नहीं रह गई थी, सभी क्षेत्र के लोगों को सिर्फ हाई क्वालिटी के लगेज बैग्स की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है जैसे लुई ने इस बिजनेस को बनाया था और अपनी लाइफ में सफल होने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से ऐसा नहीं था। फ्रांस युद्ध की ओर बढ़ रहा था और त्रासदी आने वाली थी एक बार फिर से लुई विटॉन के लिए। 1870 में जब लुई 49 इयर्स के थे तब फ्रैंको पर्शियन वॉर छिड़ गया, तो लुई को इस वजह से अपने घर से भागना पड़ा और हजारों अन्य लोगों के साथ एक तंग शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। फूड सप्लाई शेल्टर में काफी कम थी और उसे अपनी लाइफ का डर था। जब लुई फाइनली 1871 में अपनी दुकान पर वापस आ सके तो सब कुछ उनकी दुकान में नष्ट किया हुआ था। खिड़कियां टूट गई, इक्विपमेंट्स चोरी हो गए और उसने जो कुछ भी हार्डवर्क किया था वह खो गया था। लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने अपनी सेविंग्स का उपयोग बिजनेस को रीबिल्ड अप करने का फैसला किया और कसम खाई कि ये पहले से भी बेहतर होगा। युद्ध की वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए, जिसकी वजह से पूरे शहर में किराए के लिए कई अधिक खाली दुकानें उपलब्ध थी। लुई विटॉन ने इसका फायदा उठाया, पेरिस की सबसे वेल्थी लोकेशन पर अपनी नई शॉप को ओपन करके। ये लोकेशन शॉप के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के सामने थी और होटल के एकदम बगल में थी। इसलिए जिन ट्रैवलर्स को नए लगेज की आवश्यकता थी उन्हें जरूरत नहीं थी दूर जाकर लुई विटॉन का स्टोर ढूंढने की। 1872 तक वह एक नए ब्रांड न्यू डिजाइन के साथ सामने आए, स्ट्रिप्सदारियों वाले बैच कैनवस से बना नया लगेज। ये डिजाइन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली पॉपुलर हुआ और लोगों ने इस मॉडर्न स्टाइल को प्यार दिया। कई अन्य ब्रांड्स ने भी उनकी स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उनके बैग्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले थे। कस्टमर अभी भी एक असली लुई विटॉन बैग पसंद करते हैं। अगले 20 सालों तक लुई ने अपनी न्यू शॉप पर ही काम करना जारी रखा जब तक वह जिंदा थे। 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आगे बढ़ने में सक्षम थी। उनके बेटे जॉर्ज, जिन्होंने फैमिली बिजनेस को संभाला। जॉर्ज अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपांड करना चाहते थे, जैसे लंदन में एक पॉपुलर स्टोर खोल के। इस समय लुई विटॉन के बॉक्सेस इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि कई अन्य बॉक्स मेकर्स नकली बनाना शुरू कर रहे थे। 1896 में जॉर्ज विटॉन ने निकाला न्यू आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम, जो कॉपी करना बहुत हार्ड बना दिया था। एलवी के लगेज में उनके पिता के इनिशियल्स थे, आदमी जिसने ब्रांड की शुरुआत की थी। लेकिन उन्हें एक रेवोल्यूशनरी न्यू लॉक बनाने का विचार आया ट्रंक पर, जो चोरों के लिए इम्पॉसिबल था ताले को तोड़ना या खोलना। 1900 तक कंपनी में काम करने वाले 100 एम्प्लॉइज थे और ये साल दर साल बढ़ता रहा। एलवी के सभी एम्प्लॉइज को पहले काफी टाइम तक प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता था बॉक्स बनाने में एक्सपर्ट बनने के लिए। आज भी लुई विटॉन के एम्प्लॉइज ट्रेन किए जाते हैं लगभग 18 महीनों से लेकर 2 साल के लिए। फिर उन पर ट्रस्ट किया जाता है कि वे खुद से कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर सके।